वेलकम टू डिस्कवर BTC। 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू 2010 में 2 पिज़्ज़ा थी, करीब करीब 3,000 रुपये। आज वही वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। ऐसा क्या मैजिक है भाई? ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिससे एलन मस्क को भी प्यार हो गया? एंड प्लीज़ मेक श्योर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ साथ सबसे टेक्निकल बिजनेस पर्सन भी हैं। तो चलिए इस तरह की बिल्कुल सिंपल एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन, दैट इज़ ब्लॉकचेन। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाई इट इज़ सो सिक्योर एंड हाउ ब्लॉकचेन इज चेंजिंग आवर वर्ल्ड। प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था 2009 में, जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो जी ने। कोई नहीं जानता ये भाई साहब हैं कौन। तो ब्लॉकचेन एक टेक्निक है डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करने की। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई सेंट्रल एजेंसी डेटा को कंट्रोल नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100 रुपये का नोट है, उस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। ये वचन आपको RBI देता है, ठीक है। कल हो के अगर RBI ने ज़्यादा नोट छाप दिए तो नोट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि 100 रुपये में आज आपको अगर 10 किलो प्याज मिल रहा है तो कल आपको 9 किलो प्याज मिलेगा। दूसरी तरफ बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि कोई एजेंसी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर बिटकॉइन को कंट्रोल करते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है। तो भैया क्वेश्चन अब ये आता है कि ब्लॉकचेन हमें चाहिए ही क्यों? वाई डू वी नीड ब्लॉकचेन? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग की वैल्यू बिलियंस में है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये पेंटिंग यूनिक है। कल हो के अगर ये पेंटिंग डिजिटल में होती तो इसकी बिलियंस ऑफ कॉपी बन गई होती और वैल्यू उसकी 2 रुपये भी नहीं होती। तो यूनिकनेस की वजह से इसकी वैल्यू है। तो डिजिटल डेटा की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यही प्लस पॉइंट कुछ लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट भी होता है। कोई आर्टिस्ट है जिसने बड़ी मेहनत से कुछ पेंटिंग बनाई और उसका कॉपी पेस्ट हो गया तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन इन्वेंट किया गया, यानी कि डेटा डिजिटल में इस तरह से स्टोर किया जा सके जिसको चेंज या अल्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक उसी तरह से सरकारी बही खाता की तरह, वो सरकारी बही खाता जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, वैसे ही। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का चेन होता है, यानी कि डेटा का चेन होता है। अब उसमें हर ब्लॉक में क्या क्या होता है? पहली इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉक में सेव होती है दैट इज़ डेटा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन में सेव होती है दैट इज हैश। एंड तीसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन में सेव होती है दैट इज़ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। तो पहली इन्फॉर्मेशन डेटा डिपेंड करता है इस बात पे कि ब्लॉकचेन है किस तरह की। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड ब्लॉकचेन है तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सेव होगी। अगर इलेक्शन कमीशन की ब्लॉकचेन है तो वोटर डिटेल सेव होगा। और अगर बिटकॉइन से रिलेटेड ब्लॉकचेन है तो सेंडर डिटेल, रिसीवर डिटेल और अमाउंट सेव होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉक में सेव होती है दैट इज़ हैश। हैश बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जिस तरह से हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है उसी तरह से हर ब्लॉक के लिए उसका हैश यूनिक होता है। जब ब्लॉक क्रिएट होता है उस टाइम में उसका हैश जेनरेट होता है और किसी भी टाइप का कोई चेंज ब्लॉक में उसका हैश को चेंज कर देता है। यानी कि हम हैश के ज़रिए ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि डेटा को चेंज या हैक किया गया है कि नहीं। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन में सेव होती है दैट इज़ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। इसी वजह से डेटा ब्लॉक का चेन बन जाता है क्योंकि अगले ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश सेव होता है। और यही चीज़ दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है, जिससे हम डेटा ब्लॉक की हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमने 3 ब्लॉक का एक चेन लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लॉक 3 में ब्लॉक 2 का हैश सेव है, यानी कि ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक उसी तरह से
ब्लॉक 2 में ब्लॉक 1 का हैश सेव है, एंड जो पहला ब्लॉक होता है वो किसी भी ब्लॉक को पॉइंट आउट नहीं करता है, यानी उसमें किसी प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव नहीं होता है। ये थोड़ा स्पेशल ब्लॉक होता है भाई। इसको हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉक चेन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर ब्लॉक 2 में हम किसी भी टाइप का चेंज करते हैं तो ब्लॉक 2 का हैश चेंज हो जाएगा। ब्लॉक 2 का हैश चेंज हो गया तो ब्लॉक 3 का भी हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक 3 ब्लॉक 2 का हैश सेव करता है। इस तरह से अगले सारे ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा, यानी कि एक ब्लॉक में किसी टाइप का चेंज करने से अगला सारा ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों, सिर्फ हैश के ज़रिए सिक्योरिटी को 100% इंश्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर एक सेकेंड में मिलियंस बिलियंस ऑफ हैश कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगले सारे ब्लॉक जिसके हैश इनवैलिड हो गए हैं टेम्पर करने की वजह से, उन सारे हैश को हम रिकैलकुलेट कर सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के ज़रिए, जिससे ब्लॉकचेन फिर से वैलिड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है ब्लॉकचेन में, दैट इज़ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली ब्लॉक क्रिएशन को स्लो करता है। बिटकॉइन के केस में ये टाइम 10 मिनट होता है, यानी कि हर ब्लॉक 10 मिनट बाद जेनरेट होता है। तो अगर किसी को हैक करना है तो बिटकॉइन के टोटल 2 करोड़ ब्लॉक्स हैं, यानी कि 10 मिनट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो सारे ब्लॉक का हैश को रिकैलकुलेट करने में 380 साल लगेंगे भाई। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी को हम 3 चीज़ों से इंश्योर करते हैं। नंबर 1, हैश के ज़रिए, फिंगरप्रिंट के ज़रिए। नंबर 2, हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ब्लॉकचेन में एक और सिक्योरिटी होती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी लेयर। ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। मतलब ये कि ब्लॉकचेन का डेटा, ब्लॉकचेन की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कंप्यूटर पे नहीं होती है, बल्कि ब्लॉकचेन से जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब पे ब्लॉकचेन की फुल कॉपी होती है। दोस्तों, ब्लॉकचेन अभी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, हमेशा नए नए अपडेट आते रहते हैं। जो लेटेस्ट ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी अपडेट है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आपके फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, फिज़िकल रेंट एग्रीमेंट जैसा ही होता है, या फिज़िकल कंपनी के डॉक्यूमेंट जैसा होता है, जिसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं। बेस्ड ऑन दोज टर्म एंड कंडीशन ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड होता है। जब भी कोई नया ब्लॉक क्रिएट होता है तो इस ब्लॉक को नेटवर्क से जुड़े सारे कंप्यूटर के पास भेजा जाता है। ये सारे नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में कंसेंसस क्रिएट करते हैं और उस ब्लॉक को टेम्परिंग के लिए टेस्ट करते हैं। अगर किसी भी टाइप की टेम्परिंग होती है ब्लॉक में तो ब्लॉकचेन में उस ब्लॉक को नहीं ऐड किया जाता है, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो उस नए ब्लॉक को वेरिफिकेशन के बाद ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। तो अब बड़ा सवाल और फाइनल सवाल ये है कि क्या ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है? तो जी हाँ, आप हैक कर सकते हैं, बस ये 3 काम कर लीजिए। नंबर 1, जितने भी ब्लॉक हैं उनके हैश आप फिर से रिकैलकुलेट कर लीजिए। नंबर 2, प्रूफ ऑफ वर्क फिर से कर लीजिए, बस 380 साल लगेंगे, ज़्यादा नहीं। और नंबर 3, नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें से मोर देन 50% कंप्यूटर को ओन कर लीजिए। ओन करने का मतलब है ख़रीद मत लीजिए, ओन करने का मतलब हैक कर लीजिए। अब ये सारे कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक को हैक करेंगे तो दूसरा हैक नहीं हो जाएगा। तो इन सारे 50%, मोर देन 50% कंप्यूटर को अलग अलग जाके हैक कीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ब्लॉकचेन को आप हैक कर सकते हैं, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। तो आपके जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे कंप्यूटर दिन रात ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते ही क्यों हैं? इनका क्या फ़ायदा है उसमें? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर ब्लॉकचेन को वेरीफाई करते हैं उनको हम लोग माइनर कहते हैं, और उनके मेहनत के बदले फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन उनको दिया जाता है, थोड़ा सा बिटकॉइन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सिंपल कंप्यूटर नहीं होता। ब्लॉकचेन को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं,
बिटकॉइन को आप भी अर्न कर सकते हैं। पहले ये सिंपल कंप्यूटर से पॉसिबल था, लेकिन चीज़ें अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब माइनिंग ASIC कंप्यूटर से होता है, यानी कि जो भी आपने गेमिंग कंप्यूटर बढ़िया से बढ़िया देखा है उन कंप्यूटर का बाप होता है ये। एक और सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि जितने भी ब्लॉकचेन से जुड़े कंप्यूटर होते हैं उन सब पे ब्लॉकचेन की कॉपी होती है, तो फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या? हर कोई हमारा डेटा को देख लेगा? तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, हर कोई आपका डेटा नहीं देख सकता, प्राइवेसी मेंटेन होती है। बेसिकली आपके पास दो चीज़ें होती है अगर बिटकॉइन या ब्लॉकचेन से जुड़े हो आप। तो पहली चीज़ होती है आपका पब्लिक एड्रेस एंड दूसरी चीज़ होती है प्राइवेट की। तो पब्लिक एड्रेस आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, प्राइवेट की आपकी प्राइवेट होती है, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से कि आप किसी के साथ ईमेल शेयर करते हो, पासवर्ड शेयर नहीं करते। तो ब्लॉकचेन में किसी भी टाइप का जब ट्रांजैक्शन होता है, आपने मान लो बिटकॉइन के केस में हम एग्जांपल लेते हैं, आप किसी को कोई अमाउंट ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको ये दिखता है कि इस पब्लिक एड्रेस ने उस पब्लिक एड्रेस को इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि इस पब्लिक एड्रेस के पीछे पर्सन कौन है। तो प्राइवेसी पूरी मेंटेन होती है। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आता है कि ब्लॉकचेन को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ तो आपका बिटकॉइन ही है और सबसे रिवोल्यूशनरी यूज़ है। बिटकॉइन ने 2 पिज़्ज़ा से लेके 2700 करोड़ का सफ़र तय किया है कुछ ही सालों में, 13 सालों में। दूसरा यूज़ आपका हो सकता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, यानी कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकचेन में सेव की जा सकती है, जिसको बाद में कोई भी डॉक्टर रिट्राइव कर सकता है। तीसरा इन्फॉर्मेशन ई नोटरी में प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन को सेव की जा सकती है, जिसको अल्टर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चौथा यूज़ आपका हो सकता है इलेक्शन कमीशन में। अभी आप वोट देते हैं, आपको गारंटी तो नहीं है ना आपके पास कि आपने वोट दिया वो सही पार्टी को गया या नहीं। अगर डेटा ब्लॉकचेन में सेव होगा तो यूज़र ही गारंटी ले पाएंगे कि डेटा यानी कि आपका वोट सही पार्टी को पहुंचा भी है या नहीं। उसके बाद टैक्स कलेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है ब्लॉकचेन का, किसने कितना कब टैक्स दिया, आप भी अपना टैक्स ज़रूर भरिए भाई। उसके बाद ब्लॉकचेन को कॉरियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा पैकेट कहाँ से आया, पैकेट को कहाँ जाना है, पैकेट का क्या वेट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ज़रिए की जा सकती है और ऑलरेडी हो रही है ये चीज़ें। दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बेस्ड वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। करो भाई, ज़रूर लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो ऑन बिटकॉइन कमिंग सून। बाय बाय।